पंडित जी ने बहुत कुंडलियाँ मिलाई, पर किसी भी लड़के से इसकी कुंडली ही नहीं मिलती है। हम तो परेशान हो गए हैं। पता नहीं किसके साथ मेरी बेटी का भाग्य जुड़ा है। पूनम की माँ कमला अपने पंडित जी से कह रही थी, अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। 30 साल की होने वाली है पूनम, कोई ढंग का लड़का भी नहीं मिलता, और जो मिलता है उससे इसकी कुंडली ही नहीं मिलती। पंडित जी ने कहा, बहन जी, मैंने उपाय कर दिया है। जल्दी पूनम को अच्छे घर से रिश्ता आएगा। देखिएगा, साल खत्म होते होते आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। कुछ दिन बाद कमला को उसकी सहेली ने फ़ोन किया। अरे कमला, तू पूनम के लिए लड़का देखने को कहा था ना? हाँ, कोई है तेरी नज़र में क्या? कमला ने पूछा। एक लड़का है मेरी नज़र में, भले लोग हैं, पैसों से भी अमीर हैं। उनका छोटा बेटा अभी कुंवारा है। तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं? कमला ने कहा, ठीक है, तू कह रही है तो ठीक ही होगा, लेकिन यह बता लड़का क्या करता है? लड़का का नाम प्रदीप है, यही सिविल इंजीनियर है, बहुत ही सीधा और लायक है। बात आगे बढ़ी, देखा देखी हो गई और पूनम और प्रदीप का रिश्ता भी तय हो गया। पूनम और प्रदीप फ़ोन पर कम ही बात किया करते थे। पूनम ने कहा, बोलो माँ, आज के ज़माने में कोई लड़का अपनी होने वाली वाइफ से बात ना करे, यह हो सकता है? तभी कमला ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? भले और अच्छे घर के लड़के आज के ज़माने के हिसाब से नहीं, अपने माता पिता के दिए संस्कारों से चलते हैं। शादी के बाद जितनी बात करना होगा कर लेना। पूनम का बहुत मन था कि वो अपनी शादी अपने हिसाब से करे, औरों की तरफ फ़ोन पर बहुत सारी बातें, मुलाकातें, फिक्र करना, प्यार भरी बातें करना, लेकिन उसका कई बार रिश्ता होते होते टूट चुका था, इसलिए वो इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कभी कभार प्रदीप से बात हो जाती थी, उसमें भी प्रदीप अधिकतर चुप ही रहता था। शादी का दिन आ गया, तभी 2 दिन पहले प्रदीप पूनम को कॉल करता है। पूनम बोली, हाँ बोलो प्रदीप, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पूनम, हाँ मैं सुन रही हूँ प्रदीप, बताइए। दरअसल मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ। पूनम ने कहा, लेकिन प्रदीप, 2 दिन बाद हमारी शादी है और अब ऐसे कौन सी बात है जो अभी करनी है? मम्मी मुझे घर से बाहर इस वक्त नहीं आने देगी। ज़्यादा ज़रूरी है तो फ़ोन पर ही बता दीजिए। एक बार फिर पूनम के मन में रिश्ते टूटने का डर पैदा हो गया। तभी उधर से प्रदीप की माँ प्रदीप का फ़ोन लेकर बोली, पूनम बेटा, ऐसी कोई भी ज़रूरी बात नहीं है। दरअसल प्रदीप तुमसे मिलकर अपने हनीमून का प्लान करना चाह रहा था। यह सुनकर पूनम शर्मा गई, लेकिन पूनम को शंकाओं ने घेर लिया। सिर्फ इसलिए प्रदीप फ़ोन करके मिलने बुलाना चाह रहा था? बहुत ही अजीब बात है। पूनम और प्रदीप की शादी हो गई और कमला ने चैन का सांस लिया। पूनम अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में उसका स्वागत बहुत ही धूमधाम से हुआ। प्रदीप 2 भाई थे और 2 बहनें थी। बाप बचपन में ही गुजर गया था, इसलिए सारा घर उसके बड़े भाई की देखरेख में थी। पूनम बहुत खुश थी कि उसने जैसा सोचा भी नहीं था उससे बढ़कर उसे मिला है। रात हो गई। पूनम अपने सुहाग के सेज पर बैठे अपनी रंगीन दुनिया के सपने देखने लगी। तभी कमरे की लाइट चली गई। अरे, इस लाइट को क्या हो गया? बाहर तेज हवा चल रही थी। उसने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया। तभी उसको ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे बैठा हुआ है। यह सोचकर वो सिहर गई। वह डरते डरते अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह लाइट कब आएगी? वह उठकर कमरे की खिड़की की तरफ गई तो उसे एक परछाई नजर आई। वह पूछी, यहाँ कौन है? धीरे धीरे परछाई गायब हो गई। लगता है कोई बाहर के लोग होंगे। लाइट आ गई और उसकी जान में जान वापस आई। तभी प्रदीप ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पूनम ने कहा, कुछ ऐसी बात नहीं है। अचानक से लाइट चली क्यों गई थी प्रदीप? शादी का घर है ना, कुछ हुआ होगा। यहाँ लाइट ऐसे जाती नहीं है। पूनम कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी और बोली, प्रदीप, आज हमारी पहली रात है। मैं चाहती हूँ कि। तभी प्रदीप उसे बीच में रोकते हुए बोला, पूनम, रात बहुत हो गई है, हम दोनों थक गए हैं। शादी के कुछ रस्में कल सुबह से शुरू हो जाएगी, इसलिए सो जाओ। बातें करने के लिए पूरी ज़िंदगी बाकी है। पूनम ने सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी पहली रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी।
लेकिन वह प्रदीप से कुछ कह भी तो नहीं पाई और सो गई। सुबह 3 बजे उसके कमरे पर नॉक होता है और वह कच्ची नींद से उठती है। अभी तो 3 ही बजे हैं, इतनी सुबह कौन हो सकता है। प्रदीप गहरी नींद में है। रुआसी मन से वह दरवाज़ा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने प्रदीप खड़ा था और बहुत ही अजीब नज़रों से पूनम को देख रहा था। पूनम बेड की तरफ देखी तो अभी प्रदीप सो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि प्रदीप कौन है, जो उसके सामने खड़ा है वो, या जो बेड पर सोया हुआ है। डर से उसका पूरा बदन थरथराने लगा। वो जोर से चिल्ला उठी। देखी तो प्रदीप सामने बैठा है और 6 बजे का अलार्म बज रहा है। प्रदीप ने कहा, तुम्हें एसी में भी पसीने आ रहे हैं? कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन तुम तो घोड़े बेचकर सो रही थी। तो क्या हुआ? मैंने बहुत भयानक सपना देखा प्रदीप। जब से यहाँ पर कदम रखा है कुछ अजीब ही फील कर रही हूँ। क्या इस बारे में मुझे प्रदीप से बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पूनम जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो गई। पूनम रेड साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। प्रदीप ने जब उसे देखा तो उसे देखते ही रह गया और कुछ सोचकर बोला, पूनम तुम आज के बाद रेड कलर की साड़ी नहीं पहनोगी। यह सुनकर पूनम ने कहा, क्यों? इस कलर में क्या बुराई है? यह मेरा फेवरेट कलर है और मेरी माँ कहती है कि यह कलर मुझ पर बहुत जचता है। प्रदीप गुस्से में बोला, फिर यह श्रृंगार भी अपनी माँ के लिए ही किया करो, मेरे लिए नहीं। पूनम को बहुत बुरा लगा और उसने पीली कलर की साड़ी पहन ली। इसमें भी वह और भी सुंदर लग रही थी। शादी के बाद की रस्में शुरू हो गई। उसे घर में हर कोई बहुत अजीब लगता था। जेठानी जो अपने ससुराल से अलग ही रहती थी, जेठ यहाँ और जेठानी उनके बच्चों के साथ कहीं और। घर में शादी था इसलिए वो यहाँ आई थी और फिर चली गई। पूनम ने कई बार इस बारे में अपनी सास से पूछी, लेकिन वह बातों को टालकर बहाना बना देती थी। पूनम ने प्रदीप से पूछा, प्रदीप आपकी भाभी अपने घर से दूर क्यों रहती है? इतना बड़ा घर है, नौकर है, चाकर है, किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं है, फिर अलग क्यों? प्रदीप ने कहा, मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। उन दोनों की बात है, जैसा उन्हें ठीक लगे। लेकिन मेरे सवालों का यह तो जवाब नहीं हुआ प्रदीप। रात हो गई और मैं फिर से प्रदीप का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर हो गई, प्रदीप कमरे में नहीं आए। सोचा बाहर निकल कर देखती हूँ। सभी लोग सो गए थे और मैं प्रदीप को चारों तरफ ढूंढने लगी। तभी मुझे कोई लाल साड़ी में, बिल्कुल वैसे ही साड़ी जैसे मैंने सुबह पहना हुआ था, दिखाई दी। कौन कौन है? मैंने उससे पूछा। रुको, कौन हो तुम? रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। और यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? वह मेरी आवाज़ सुनकर भागने लगी और मैं उसके पीछे पीछे। तभी वो मेरे जेठ के कमरे के पास रुक गई और मेरे पैर डर से थम गए। उसका चेहरा कमरे के दरवाजे की तरफ था। मैंने फिर पूछा, कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? भाभी, आप हो क्या? मैं डरते डरते उसके कंधे पर हाथ रखकर जब उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो मेरी चीख निकल गई और वो हंसते हुए जेठ के कमरे के अंदर चली गई। वह कोई और नहीं, मैंने खुद को ही देखा था। वहाँ पर मेरी आवाज़ सुनकर प्रदीप आया। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे उठाकर अपने कमरे में लेकर गया। उसने कहा, लगता है कि तुम ज़्यादा ही थक गई हो। मैं अभी भी शौक में थी, तुम आराम करो। यह सब मेरे साथ क्या और क्यों हो रहा था? मुझे तो सोने से भी डर लग रहा था। प्रदीप मेरा सिर सहलाते हुए कहा, आज सुबह के लिए सॉरी, मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं, आपको एहसास हो गया कि आपकी गलती है, यही काफ़ी है मेरे लिए। पूनम और प्रदीप धीरे धीरे ही सही एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन पूनम यह तो समझ गई थी कि कुछ भी उसके साथ बेवजह नहीं हो रहा है। कुछ तो सभी मुझसे छुपा रहे हैं और वह यह बात पता करके रहेगी। प्रदीप, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो पूनम, मैं सुन रहा हूँ। प्रदीप, पता नहीं जो मैं आपसे कहूँगी उस पर आपको भरोसा होगा या नहीं। ऐसी कौन सी बात है, बताओ, वह तो मैं सुनकर ही बता सकता हूँ। प्रदीप, मैं जब से इस घर में आई हूँ, पहले दिन से मुझे एहसास होता है कि कमरे में, यहाँ तक कि पूरे घर में हमारे सिवा भी कोई है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने उसको महसूस किया है। पूनम अपनी बात कहे जा रही थी। प्रदीप,
आप सुन रहे हैं? यह क्या, प्रदीप सो गए? पता नहीं मेरी पूरी बात सुने भी या नहीं। तभी किचन से चिल्लाने की आवाज़ आई। पूनम दौड़कर गई और देखा कि उसकी सासू माँ गिर गई है। पूनम ने पूछा, मम्मी आप गिर कैसे गई? आप ठीक हैं? हाँ, मैं फिसल गई थी। पूनम ने उन्हें उठाकर उनके कमरे में ले गई। आप आराम कीजिए। मम्मी, आपको यदि कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। पूनम अपने कमरे में जैसे ही गई, उसके कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। उसकी आंखें फिर एक बार डर का नज़ारा देखकर सहम गई। प्रदीप के साथ उसने अपने ही बिस्तर में खुद को देखा और पूनम को देखकर वह मुस्कुरा रही थी। वो धीरे धीरे पूनम के पास आकर उसके कानों में बोली, चली जाओ वरना, और वो गायब हो गई। पूनम पूरी रात डर से सो नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारी बातें वो किससे कहे। नहीं पूनम, अब बहुत हुआ लुका छुपी का खेल। मुझे अब सच पता करना ही पड़ेगा। उसने सबसे पहले अपने कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। उसने सोचा, कहाँ ढूंढूं? आखिर कौन है और वो क्या चाहती है? इस घर में कोई तो होगा जो मेरी मदद कर सके, लेकिन कौन? वह किचन में गई। वहाँ घर की अम्मा सभी के लिए खाना बना रही थी। उसने उनसे पूछा, अम्मा आप यहाँ कब से काम कर रही हो? 10 सालों से बहुरानी। इस घर में घर वालों को छोड़कर और कोई भी है क्या? यह सुनकर अम्मा पूनम की तरफ हैरानी से देखी। यह सब मुझसे क्यों पूछ रही हो बहुरानी? मुझे यह सब नहीं पता है। मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ। पूनम समझ गई कि वह कुछ भी नहीं बताएगी। पूनम ने फिर कहा, अम्मा इस घर में हर कोई मुझे बहुत ही अजीब लगता है। हर कोई मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने सोचा था कि कम से कम आप मेरी मदद करेंगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप मेरी मदद नहीं करना चाहती है तो मैं जा रही हूँ। पूनम जाने लगी। तभी अम्मा ने कहा, घर की सारी पुरानी चीज़ें छत के ऊपर बने स्टोर में रखे रहते हैं। वहाँ कोई नहीं जाता है। चाबी मालकिन के पास रहती है। पूनम ने उन्हें इशारे में थैंक यू कहा। रात में जब सभी सो गए तो पूनम मौका देखकर ऊपर चली गई, लेकिन कमरे में लॉक देखकर उदास मन से वापस लौटने की हुई। तभी दरवाज़ा चरमराते की आवाज़ के साथ थोड़ा खुल गया। यह देखकर पूनम को आश्चर्य हुआ, लेकिन वो हिम्मत करके अंदर गई। उसने लाइट ऑन किया। अंदर काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। कमरा काफ़ी गंदा था। उसने काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक पुरानी एल्बम हाथ लगी। वह बैठकर एल्बम देखने लगी, लेकिन उसमें परिवार की तस्वीर के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। वो निराश हो गई। प्रदीप का तस्वीर देखते समय उसे ऐसा एहसास हुआ कि तस्वीर के अंदर तस्वीर है। उसने निकाला और तस्वीर देखकर चौंक गई। उसने खुद से बोला, यह नहीं हो सकता है। प्रदीप और उसके परिवार वालों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। वह देखकर रोने लगी। कुछ पल बाद उसे अपने पास किसी के बैठने का एहसास हुआ। पूनम के डर के मारे आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसकी आवाज़ गले में अटक गई थी। वह उसकी तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो डर से दूर हट गई और भागने लगी। तभी दरवाज़ा बंद हो गया और वह डरते डरते पूछी, तुम 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 तो वही हो ना जो तस्वीर में हो? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? उसने कहा, पूनम तुम्हें मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें मदद की ज़रूरत है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरा नाम सालू है और मैं प्रदीप की पहली पत्नी हूँ। यह सुनकर पूनम ने अपना माथा पकड़ लिया और अपनी किस्मत पर रोने लगी। पूनम ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम मुझे ही क्यों दिखाई देती हो? यह उस समय की बात है जब प्रदीप सिविल इंजीनियर था। वह अपनी कंपनी के काम से हमारे गांव आया हुआ था। तभी उसकी मुलाकात मुझसे हुई। धीरे धीरे हमारी मुलाकात प्यार में बदल गई। वह मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैं अपने चाचा चाची के पास रहती थी। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे चाचा चाची को डर था कि कहीं लड़का मुझे झांसा देकर भाग न जाए, इसलिए उन्होंने हमारी शादी वहीं के मंदिर में करा दी है और प्रदीप मुझे लेकर अपने घर आ गया। शुरू में तो उसकी माँ ने मुझे एक्सेप्ट करने से मना ही कर दिया, लेकिन मेरे व्यवहार को देखकर उनकी माँ ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। घर में सभी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। इस बात को लेकर प्रदीप निश्चिंत थे कि चलो देरी ही सही,
लेकिन फाइनली उनकी फैमिली ने मुझे अपना लिया और मैं भी बहुत खुश थी। प्रदीप को हर महीने अपने कंपनी की तरफ से बाहर जाना पड़ता था। वह अधिकतर समय बाहर ही रहते थे। मुझे वो यहाँ छोड़ कर जाते, यह सोचकर कि मुझे फैमिली की ज़्यादा ज़रूरत है और मैं भी फैमिली के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन एक रात मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। प्रदीप अपनी कंपनी से बाहर गए थे। मैं रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई। तभी अम्मा ने मेरे लिए दूध लेकर आई और मैंने दूध पी लिया तो मुझे नशा छाने लगा। नशे में मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब प्रदीप मेरे पास आए और मैं प्रदीप समझकर साथ में सो गई। लेकिन जब सुबह मेरी नींद टूटी तो मेरे सामने मेरे जेठ बैठे हुए थे। मैं उनको देखकर घबरा गई और डर भी गई। मैंने उनसे पूछा, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और मेरे पूरे शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। मैं प्रदीप को ढूंढने लगी। प्रदीप कहाँ है? बुलाइए उन्हें। उन्होंने कहा कि प्रदीप तो यहाँ पर है ही नहीं, प्रदीप तो अपने काम पर है। यह सुनकर मैं उनको डर से दिखने लगी। नहीं, प्रदीप कल रात आए थे। वो प्रदीप नहीं, मैं था। यह सुनकर तो मेरा होश ही उड़ गए। मैं घबराने लगी। फिर उन्होंने अपना सारा खेल बताया। तुमने जो दूध पिया था ना, उसमें नशे की गोली थी। उस गोली को खाकर तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या प्रदीप। तुम प्रदीप समझकर मुझे बहुत प्यार की रात भर और मैं तुम्हें अपना समझकर। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरे जेठ हैं। जब से तुम्हें देखा हूँ मैं पहली नज़र में तुमसे प्यार करने लगा था। प्रदीप तो तुम्हारे किसी लायक नहीं है। देखा है कभी उसे? एक नंबर का डरपोक और शांत स्वभाव का लड़का है। तुम्हें मेरे जैसा मर्द चाहिए। मैं प्रदीप को सारी बात बताऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है। नहीं सालू, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। यह देखो, मैंने हमारी रात की वीडियो बनाकर रखी है। इसमें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती किया है, बल्कि तुम तो आनंद में थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो सालू, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। क्योंकि अगर तुम्हारे प्रदीप को इस बारे में पता चलेगा तो अपनी जान ले लेगा, क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये सारी बातें। वो बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का लड़का है। प्रदीप अपनी जान ना ले ले, इस वजह से मैं चुप रहती थी। उस वीडियो में सिर्फ मेरा ही चेहरा दिखाई देता था, उसका नहीं जिसने मेरे साथ गलत किया। प्रदीप जब आते तो मैं उनके साथ रहती थी। उनकी गैर हाजिरी में उनका भाई मेरे साथ रहता था। मैं अपनी ही नज़रों से गिरी जा रही थी। मुझे खुद से ही नफरत होने लगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? यदि प्रदीप को सारा सच बताती तो प्रदीप टूट जाते। उन्हें अपने भाई पर बहुत भरोसा था, क्योंकि यह सारा घर उनका भाई ही संभालता था। एक दिन प्रदीप घर आए हुए थे। उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो खुशी से झूम उठे कि वो बाप बनने वाले थे। लेकिन मैं खुश नहीं थी, क्योंकि बच्चा प्रदीप का नहीं, उनके भाई का था। यह सोचकर मैं और भी गिल्ट में चली गई। मैंने फैसला कर लिया कि इस बार प्रदीप को सारा सच बताकर रहूँगी। तभी मेरे जेठ मेरे पास आकर बोले, सोचना भी मत प्रदीप को कुछ भी बताने का, और ऐसे भी यह बच्चा हमारे प्यार का निशानी है। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। देखो, जो भी है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है इस बच्चे के रगों में खून मेरा हो या प्रदीप का? हम दोनों भाइयों का तो खून एक ही है। सोचना भी मत सालू कि तुम सारी बातें प्रदीप को बताओगी, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे प्रदीप के साथ क्या करूँगा। मैं अब आपसे डरने वाली नहीं हूँ। मैं प्रदीप को नहीं, आपकी पत्नी, पूरे घर को सारा सच बताऊंगी। सभी को पता चलना चाहिए कि आप कितने गिरे और नीच आदमी हैं। आप अपने ही भाई की पत्नी के साथ कितना घिनौना काम किया है। वह गुस्से में आकर मुझे एक चमाटा दे दिया, लेकिन इस बार मैंने भी ठान लिया था कि मैं प्रदीप को सारी बातें बता दूंगी। ठीक है, जाओ बता दो। मैं यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। इसमें मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ तुम दिखाई दे रही हो। यह देखने के बाद ऐसे ही प्रदीप मर जाएगा और तुम्हारा क्या होगा, यह तो भगवान भरोसे है। रोज़ रोज़ अपने साथ हो रहे अन्याय मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्रदीप को सारा सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी और खुद में प्रदीप को धोखा देने की भी हिम्मत नहीं बची थी। प्रदीप आने वाले थे और मैं उनके लिए तैयार होकर बैठी थी, यही लाल सुर्ख साड़ी में। उस दिन मैं बहुत सजी थी,
क्योंकि प्रदीप की बाहों में जीना चाहती थी। लेकिन प्रदीप के देरी होने की वजह से मेरे जेठ फिर से आए और मेरे साथ हमेशा की तरह कुकर्म किए। इस बार बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए मैंने उस साड़ी को फंदा बनाकर लटक गई। मैं तो मर गई, लेकिन मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई, क्योंकि प्रदीप को सच बताना चाहती हूँ कि उनका भाई कितना गिरा और घिनौना आदमी है। जब प्रदीप आए तो जेठ ने ये वीडियो दिखाई कि मेरा किसी गैर मर्द के साथ संबंध था और वो बच्चा भी उनका नहीं, उसी शख्स का है। यह सब प्रदीप बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मुझसे नफरत करने लगे। उनकी नफरत ही सही, लेकिन इस घर में मैं उनको देख पाती थी। लेकिन फिर से प्रदीप की शादी की बात होने लगी। मैं डर गई कि फिर कोई लड़की का कहीं मेरे जैसा उसका भी शिकार ना हो जाए। जब तक प्रदीप यहाँ पर है तुम सेफ हो। जैसे ही प्रदीप यहाँ से चले जाएंगे वह तुम्हारे साथ भी वही खेल खेलेगा जो मेरे साथ खेल खेला था। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही थी। तुम्हारे ही रूप में आकर तुम्हें चेतावनी देना चाह रही थी, लेकिन तुम नहीं समझे। तो तुमने उसे मार क्यों नहीं दिया जिसने तुम्हारे साथ गलत किया? पूनम ने पूछा। चाहती तो एक पल में ही उसे खत्म कर देती, लेकिन प्रदीप की आंखों पर विश्वास की पट्टी कैसे तोड़ पाती? पहले मुझे प्रदीप को यह सच बताना होगा कि उसका भाई कितना कमीना और नीच है। उसकी माँ, जिसे प्रदीप भगवान की तरह पूजता है, उसकी माँ ने भी उसके भाई का साथ दिया। क्या मम्मी जी ने साथ दिया? हाँ, मैंने उन्हें कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह कहकर मुझे चुप करा दिया कि दोनों भाइयों में कलह हो जाएगी। दोनों भाई इस घर के नींव है। यह घर पूरी तरह से बिखर जाएगा, टूट जाएगा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा चुप रहना ही सबके लिए सही है। जब उनकी पत्नी को पता चला तो वो अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं किया। किसी ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की कि क्यों मेरे साथ गलत कर रहा है। यह सुनकर पूनम को काफ़ी दुख पहुंचा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सालू की बातें सुनकर क्या रिएक्ट करे। उसने कहा, सालू, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन उससे भी गलत यह है कि तुमने यह सारी बातें प्रदीप को नहीं बताई। यदि समय पर बता दिया होता तो आज तुम जिंदा होती। लेकिन अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? सालू बोली, तुम्हारी मदद चाहिए पूनम, मुझे इंसाफ चाहिए और मुक्ति भी। जब तक प्रदीप मुझे माफ़ नहीं कर देते, उसे मैं सारी बातें बता नहीं देती, मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। उन सबसे बड़ी बात कि मुझे उस आदमी से बदला लेना है जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। उसे मारकर उसे नरक की आग में जलाऊंगी। पूनम ने कहा, नहीं सालू, उनके लिए मौत तो बहुत आसान हो जाएगी। उन्हें तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे वो जीवन भर तड़प तड़प कर सबक ले। सुबह हो गई और मैं स्टोर रूम से बाहर निकल गई। मुझे बाहर आते देख मेरी सास मुझ पर भड़क गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अंदर कैसे गई और इसका ताला तुमने कैसे तोड़ दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे बिना पूछे तुम अंदर तक चली गई। मैंने उनकी बातों को सुनकर नज़रअंदाज करते हुए सीधे प्रदीप के पास गई और प्रदीप से कहा, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई प्रदीप? क्यों मुझे धोखा दिया आपने? क्यों छुपाया कि आप पहले से ही शादीशुदा थे? यह सुनकर प्रदीप की नज़रें नीचे हो गई और उसने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता था पूनम, लेकिन हर बार मेरी माँ मुझे रोक देती थी, अपनी कसम से मुझे बांध देती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत किया हूँ और हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। और सालू, नाम मत लो उस बच्चलन का। उसकी वजह से मुझे रिश्तों से भरोसा उठ गया था, प्यार से भरोसा उठ गया था। नहीं प्रदीप, सालू बच्चलन नहीं थी। सालू तो आज भी आपके लिए तड़प रही है। उसे उस चीज़ की सज़ा मिली जो उसने किया ही नहीं था। यह तुम क्या बोल रही हो? और तुम्हें किसने कहा? और तुम कैसे जानती हो ये सारी बातें? क्योंकि सारी बातें मुझे खुद सालू ने बताई है। वो सारी बातें आपको बताना चाहती थी, लेकिन वो बता नहीं पाई। सब कुछ उसने मुझे बताया है। यह सब सुनकर प्रदीप चौंक गया। कहना क्या चाहती हो पूनम? मैं प्रदीप को सारी बातें बताई। नहीं पूनम, तुम क्या बोल रही हो? मेरे भैया ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते हैं। कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं प्रदीप, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी माँ से पूछो। बताइए माँ जी, क्या सच है? बताओ माँ, तुम्हें मेरी कसम, सालू ने सुसाइड क्यों किया था? पूनम जो कह रही है ये सब सच है? बेटा, तुम्हारे भैया ने उसके साथ बहुत गलत किया था। इसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया।
प्रदीप गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सीधे अपने भाई के कमरे में गया। इतनी हिम्मत भैया, बेशर्मों की तरह यह सारे गुनाह करके मेरे सामने अच्छे बने रहे। देख प्रदीप, जो हुआ सो हो गया, भूल जाओ, जेठ जी ने कहा। नहीं, आपने सालू के साथ गलत किया है और इसका इंसाफ होना चाहिए। पूनम, पुलिस को बुलाओ। वो मैंने पहले ही कर लिया है। पुलिस आई और जेठ जी को पकड़ के ले गई। पूनम और प्रदीप एक दूसरे के गले लगे। तभी वहाँ पर सालू प्रदीप को दिखाई दी। सालू बोली, मुझे खुशी है प्रदीप कि तुम्हारी ज़िंदगी में पूनम जैसी लड़की है। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ। और उससे भी बड़ी खुशी है कि तुम्हें सारा सच पता चल गया कि तुम्हारी सालू बदचलन और धोखेबाज नहीं थी। तुम्हारी सालू सिर्फ तुम्हारी ही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रदीप। इस जन्म में तो नहीं तो अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। यह कहकर सालू धीरे धीरे हमारी आंखों से ओझल हो गई। 1 साल बाद पूनम प्रदीप को बेटी हुई, जिसका नाम पूनम ने सालू रखा था। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।